गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया था। एक कंडक्टिंग रॉड को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया था, उसके बाद हमने एक रॉड को रोटेट कराने में भी ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया था। और आज हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। हम किसकी बात करेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। और उसमें हम क्या कर रहे हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट ही मेजर करना है। जब एक रेक्टेंगुलर लूप, इन ए रेक्टेंगुलर लूप मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप होगा ABCD, उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना है। उस सिचुएशन में ईएमएफ और करंट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। इसी कंडीशन से या इसी कॉन्सेप्ट से हम एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात करेंगे। तो दो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, या डायरेक्शन अलग अलग हो, तो हम डायरेक्शन तो एक ही ले लेते हैं। और मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो दिखाया वो आउटवर्ड नॉर्मल दिखाया है ऐसे। देखो ध्यान से, इधर डॉट पास पास दिखा रहे हैं, इधर डॉट दूर दूर दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड कम है, ठीक है। तो इस तरह से दिखा सकते हैं अपन। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, डॉट दिखाने का मतलब आउटवर्ड नॉर्मल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल। अब इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप की बात करें जो इस तरह से है आपका ABCD, रेक्टेंगुलर लूप ABCD। इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव करा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से मूव करा रहा है। कितनी वेलोसिटी से? v से। तो AB साइड और CD साइड दोनों मूव कर रही है, कंटिन्यूअस ये मूव कर रही है। और मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। मैं बोलूं AB साइड पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B1। और CD साइड पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, दोनों अलग अलग। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2। और B1 आपका ज्यादा, जहां डॉट ज्यादा है वहां मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जहां डॉट कम है वहां मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। अब मैं इसको मूव करा रहा हूं इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। तो मैं आपसे पूछूं कि जो AB साइड है वो डेल्टा t से में कितना डिस्प्लेस होगी, वो कैलकुलेट कर लूंगा। जितना AB साइड डिस्प्लेस होगी उतनी ही CD साइड आगे डिस्प्लेस होगी, ठीक है। तो पहले हम कंसीडर करते हैं, सपोज दैट a rectangular loop ABCD moves perpendicular direction of magnetic field with velocity v, with velocity small v। वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन है। तो AB साइड भी उतनी वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है जितनी CD साइड मूव कर रही है, ठीक है। हम बात करेंगे सपोज डेल्टा t टाइम इंटरवल में, देन इन डेल्टा t टाइम इंटरवल displacement of side AB and CD is equals to, बताओ कितना होगा? वेलोसिटी v, टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज डेल्टा t टाइम इंटरवल के बाद AB साइड यहां आ गई, इसको मैं बोलूं A डैश B डैश। क्या CD भी आगे चली जाएगी या CD साइड भी आगे चली जाएगी? CD साइड यहां पहुंच गई, C डैश D डैश पे, इसको D डैश बोल दिया, इसको C डैश बोल दिया। तो एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट पूछा गया जिसको मैं डेल्टा x से डिनोट करूं। ये आपका डेल्टा x है और इसको भी मैं डेल्टा x बोलूं। डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, जितनी AB साइड आगे जाएगी उतनी CD साइड आगे जाएगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर लूप है तो उसको मैं लिखूं डेल्टा x इक्वल्स टू v डेल्टा t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डेल्टा x इक्वल्स टू v डेल्टा t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दिया।
अब मैं आपसे पूछूं कि भाई डेल्टा टी इंटरवल में इसने ए बी साइड आगे की तरफ की, तो ये एरिया कितना होगा? ये एरिया कॉमन ही होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कॉमन ही होगा। देन एरिया कवर्ड बाई साइड AP एंड CD इज, उसको मैं डेल्टा ए से डिनोट करूं, क्या होगा फॉर्मूला एरिया का? इसकी लेंथ आप स्मॉल एल मान लो, इसकी जो वेट या लेंथ की बात करें तो वो स्मॉल एल है, लेंथ स्मॉल एल, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, तो उसको क्या लिखोगे? एल डेल्टा एक्स, एल इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर लो वी डेल्टा टी, देन डेल्टा ए आपका हो गया एल वी डेल्टा टी, एल वी डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका हो गया एरिया कि भाई इतना एरिया इसने कवर किया। अब देखो ध्यान से, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, एक कंडक्टर या एक लूप जो है अगर मूव करता है तो क्या उसके फ्लक्स में चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा था तो ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय साइड AB के मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी होगी, डिक्रीज होगा, और CD में इंक्रीज होगा। देन मैग्नेटिक फ्लक्स, अब हम बात कर लेते हैं फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू साइड AB, जब आपकी AB साइड आगे की तरफ मूव कर रही है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रही है, तो उसके फ्लक्स में कमी होगी, फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इक्वल्स टू BA cos थीटा, BA cos थीटा। तो एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, बीच का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, ध्यान से देखो ऐसे, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। फ्लक्स क्या होगा? phi B1 इक्वल्स टू B1 डेल्टा A cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, देन phi B1 इक्वल्स टू B1 डेल्टा A की वैल्यू आप पुट कर सकते हो LV डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 3। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स ये तो डिक्रीज होगा, ये वाला तो डिक्रीज होगा, अब इंक्रीज होगा। जब CD साइड यहां से यहां आएगी तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, अगर इसमें डिक्रीज हो रहा है तो इसमें इंक्रीज होगा। देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू साइड CD इज phi B2 इक्वल्स टू, फॉर्मूला होगा B2 डेल्टा A cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, phi B2 जो है वो आ गया B2 डेल्टा A, B2 डेल्टा A, phi B2 इक्वल्स टू B2 डेल्टा A की वैल्यू वही है सेम LV डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। ये फ्लक्स में डिक्रीज हुआ, ये फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो चेंज कितना हुआ? चेंज इन फ्लक्स phi B2 माइनस phi B1, चेंज इन फ्लक्स। जब आपकी कॉइल जो है ना वो आगे की तरफ मूव कर रही है तो कितना चेंज हुआ फ्लक्स में, वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो एक बार डायग्राम मिटा रहा हूं, थोड़ा सा देखो, आगे कंप्लीट करते हैं डेरिवेशन, क्योंकि एक्चुअली मुझे इंड्यूस ईएमएफ और करंट फाइंड आउट करनी है। देन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स of loop ABCD is delta phi B equals to phi B2 minus phi B1। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? phi B2 minus phi B1, वैल्यूज पुट कर लो। डेल्टा phi B equals to phi B2 की वैल्यू आपके पास है B2 LV डेल्टा T माइनस B1 डेल्टा B1 LV डेल्टा T, दोनों में से LV डेल्टा T कॉमन ले सकते हैं। डेल्टा phi B आपके पास हो गया बेटा B2 माइनस B1 इंटू LV डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 5। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड लेंज लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ,
फैराडे लॉ E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पाई बी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि एक्चुअल में डेल्टा टी इंटरवल की बात कर रहे हैं कि डेल्टा टी इंटरवल में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो डेल्टा पाई बी, यहां से ये वैल्यू पुट कर लो तो E इक्वल्स टू माइनस B2 माइनस B1 LV डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, E की वैल्यू आ गई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो B1 माइनस B2 इनटू LV, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। इंड्यूस ईएमएफ को हमने कैलकुलेट कर लिया जिसकी वैल्यू होगी बेटा B1 माइनस B2 इनटू LV, फॉर्मूला वैसे ही VBL वाला जैसा, B तो आपका हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 इनटू L इनटू V, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, VL और B1 माइनस B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर एक भी इसमें पैरेलल है तो इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, ठीक है ना, एक भी क्वांटिटी इनमें से पैरेलल है तो इंड्यूस ईएमएफ 0 होता है। अब मैं आपसे पूछूं इंड्यूस करंट कितनी होगी, तो कॉइल का जो रेजिस्टेंस रेक्टेंगुलर लूप जो है उसका रेजिस्टेंस R हो, इफ रेजिस्टेंस ऑफ rectangular loop is capital R, then induced current in the loop is I equals to, कैपिटल I से डिनोट करो, चलो उसको I equals to E by R, इसमें R का डिवाइड कर लो E में, then इंड्यूस करंट आ गई B1 माइनस B2 इनटू LV by कैपिटल R, इक्वेशन नंबर 7। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, आपने इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट बहुत कैलकुलेट कर लिया, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ और ये इंड्यूस करंट है, ठीक है ना, इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे बेटा एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। वैसे हम लाइन्स लॉ में भी एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर चुके हैं, उसमें हमने ऐसा पढ़ा था कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो टोटल की टोटल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो हम उसमें क्या करते थे लाइन्स लॉ में कि जब या उस कॉन्सेप्ट में हम ये सीखते थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था लिंक कॉइल से, वो कैसे चेंज होता था, जब मैग्नेट को पास या दूर लेके जाते थे, अगर वो वहां पे हम रख देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी 0, तो पास ला रहे दूर ले जा रहे उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो रही थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसमें की वजह से करंट इंड्यूस हुई थी, ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की, छोटा सा टॉपिक है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना, यही एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यही डायग्राम दोबारा से बनेगा, इस तरह से दिखा दो, इसमें आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप जिसकी लेंथ L, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B1 और यहां पे आपका B2, और B1 की वैल्यू B2 से बड़ी है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, इसमें जो करंट इंड्यूस हुई वो कैपिटल I है, वो ऐसे फ्लो कर रही है सब कुछ, ठीक है ना, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजी होती है, सिखा दूंगा। इसको हमने ABCD बोला था, ये आपका ABCD साइड ABCD, आपने बोला डेल्टा टी इंटरवल में AB साइड, इसको V वेलोसिटी से जब हमने मूव कराया इस डायरेक्शन में, तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में AB साइड A डैश B डैश पे आ गई थी, और CD साइड जो है ना वो आगे जाके यहां पहुंच गई थी, ठीक है ना, फ्लक्स में चेंज हुआ था, इसको हमने बोला था C डैश D डैश, इस तरह से यहां पहुंच गई वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा x हुआ करता था, V डेल्टा t। हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक है, मैं पूछूं कि AB साइड पे फोर्स कितना होगा, एक्चुअल में इस साइड BC साइड पे जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, करंट कैरिंग लूप पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है ILB वाले फार्मूले से, F1 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यहां जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी F2, F3 की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है ना, फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस लूप पे, और इधर आपका F4 फोर्स होगा, F4, F1 F3 मैग्नीट्यूड से हम डायरेक्शन ऑपोजिट, तो आपका लूप ऊपर नीचे नहीं जाएगा, आप इसको मूव इस डायरेक्शन में करा रहे हो, वेलोसिटी v से मूव करा रहे हो, बट एक्चुअल में नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ड्यू टू इंड्यूस करंट जो फोर्स होगा, ठीक है ना, तो हम पहले AB और CD साइड पे फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ड्यू टू इंड्यूस करंट
ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट फोर्स ऑन साइड ए बी, उसको मैंने F2 से डिनोट किया। F2 का मैग्नीट्यूड होगा I, उसकी लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड B1, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। L की लेंथ ऐसे, L को ऐसे लिया है, ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन में। L और B आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, वैसे IL क्रॉस B होता है, L और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा इस कंडीशन में, ठीक है। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट फोर्स ऑन साइड AB, ये आ गया, एंड फोर्स ऑन साइड CD इज, उसको हमने F4 से डिनोट किया, वो भी कितना होगा, IL V2। करंट तो सेम ही है, लेंथ उसकी L सेम ही है, आमने सामने की साइड सेम होती है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ V2 है। अब हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि V1 की वैल्यू V2 से बड़ी है। इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, हमने यहां ज्यादा दिखाया, डॉट पास दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहां ज्यादा है, यहां पे कम है। अगर V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा है, इसका मतलब F1 जो F2 फोर्स है वो F4 से ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हो गया F इक्वल्स टू F2 माइनस F4, देन F इक्वल्स टू F2 की वैल्यू IL B1 माइनस IL B2, IL कॉमन आ गया, F इक्वल्स टू IL B1 माइनस B2, इक्वेशन नंबर 33। ये एक्चुअल हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं कॉइल लूप को इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी v से। एक्चुअल में जो ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इसमें जो फोर्स लग रहा है वो F, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, F2 F4 से बड़ा है तो फोर्स इधर लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें वर्क डन करना होगा। द वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स, देन द वर्क डन against external force H, उसको लिखा जाएगा W इक्वल्स टू F डेल्टा X। वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें वर्क करना होगा, जिसकी वजह से ये कॉइल इधर डिस्प्लेस होगी डेल्टा X, तो W इक्वल्स टू F डेल्टा X। वैल्यू पुट कर दो F और डेल्टा X की, डेल्टा X पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू पुट कर ली, W इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला आ गया, F की वैल्यू थी IL कॉमन ले लिया, B1 माइनस B2 इनटू डेल्टा X V डेल्टा T, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, डेल्टा T टाइम इंटरवल में आपका डिस्प्लेस हुआ था, तो डेल्टा T टाइम इंटरवल ही लिया, IL B1 माइनस B2। सिंस इंड्यूस्ड करंट आप निकाल चुके हैं इस केस में, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला था आपके पास B1 माइनस B2 इनटू LV बाय कैपिटल R। इससे पहले वाला डेरिवेशन में I की वैल्यू यही थी, B1 माइनस B2 LV बाय R, ये वाली वैल्यू I की यहां पुट करो, देन W आपके पास हो गया बेटा B1 माइनस B2 LV अपॉन कैपिटल R, I की जगह ये L स्क्वायर V स्क्वायर और B1 माइनस B2 एक बार और लिखेंगे तो इसका स्क्वायर इनटू डेल्टा T। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जो भी है 4, ये टोटल वर्क डन हमें करना होगा। अगर मुझे इसको डेल्टा X डिस्प्लेस करना है लूप को इस साइड में, तो मुझे इतना वर्क करना होगा, ठीक है। अब ये जो वर्क डन हुआ जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रही है, तो करंट इंड्यूस होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होगी और वो सारी जो एनर्जी है वो एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, या मैं बोलूं ये जो एनर्जी वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देन हीट एनर्जी की बात करी जाए, उसका फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू I स्क्वायर R डेल्टा T। सपोज डेल्टा T इंटरवल में इसमें इंड्यूस करंट I फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस R है, तो हीट एनर्जी H इक्वल्स टू I स्क्वायर R इनटू डेल्टा T। I की ये वाली वैल्यू आप यहां पुट करो, देन H की वैल्यू आपके पास आ गई I स्क्वायर B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू R डेल्टा T। ध्यान से देखो एक आर से कट गया, H और B सेम है, चेक करो, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R इनटू डेल्टा T। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 इक्वल है, W इक्वल्स टू H, टोटल वर्क डन एज ए हीट कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन। हमें यही प्रूव करना होता है बेटा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी आपका कंप्लीट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।